है दोस्तों, आप सबका ज्ञान स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, जो कि पिछले 4-5 साल से बहुत ही चर्चा में रहा है। तो आज हम उसके बारे में सब कुछ जानेंगे कि OBR है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्यों स्टार्ट किया था, इससे दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा और बाकी देशों ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं इस प्रोजेक्ट के आने के बाद। ठीक है दोस्तों, OBOR बेसिकली एंशिएंट सिल्क रूट से इंस्पायर होकर फिफ्थ जो कि एंशिएंट सिल्क रूट जो कि चाइना का एक एंशिएंट सिल्क रूट था जिससे वो ट्रेड करता था 5th और 2nd BC के अंदर। वो मैक्सिमम अमाउंट जो सिल्क की बहुत सारी चीज़ें ट्रेड करता था उसमें, जो इसको सिल्क रूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट सिल्क चाइना से ट्रेड होता था यूरोपियन मार्केट के अंदर, मिडिल ईस्ट मार्केट के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों उस टाइम पे सी रूट इतना ज़्यादा किसी को पता नहीं था सी रूट के बारे में। फिर धीरे धीरे जहाज़ें बनना स्टार्ट हुई, बड़ी बड़ी जहाज़ें बनना स्टार्ट हुई, तो सी रूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सी रूट लगभग 1400 BC के अंदर वास्को डी गामा ने सबसे पहले बार डिस्कवर किया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम जानेंगे इसके बारे में कि वन बेल्ट वन रोड है क्या। दोस्तों वन बेल्ट वन रोड लगभग दुनिया की 64 कंट्रीज़ को दुनिया की 64 कंट्रीज़ को ये कनेक्ट करती है फिजिकली, कमर्शियली, कल्चरली और डिफरेंट वेज। ठीक है दोस्तों, और जो इनका वन बेल्ट है दोस्तों, वन बेल्ट बेसिकली अपन वन बेल्ट को SREB के नाम से भी जाना जाता है। SREB सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो कि ओवरलैंड से बनाया जाएगा, जो कि उन कंट्रीज़ में बनाया जाएगा जिनके चारों तरफ ना तो कोई समुंदर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवेज़ बनाए जाएंगे अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए। और जो इनका दूसरा है वो उसको दूसरे को अपन बोलेंगे, वन रोड को बोलेंगे MSR मैरीटाइम सिल्क रूट। ये 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रूट है। ठीक है दोस्तों, तो इन लोगों ने ये प्रोजेक्ट 2013 के अंदर जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने थे तब इन्होंने ये प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था, जब वो दूसरे देशों में ट्रिप कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि हम ओवरलैंड से SREB से सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट से हम पूरी दुनिया को कनेक्ट करेंगे। जो प्रोजेक्ट ये स्टार्ट होगा वो जियान शहर से स्टार्ट होगा दोस्तों, जियान शहर से, और वो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा, फिर तेहरान को कनेक्ट करेगा, फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ को कनेक्ट करेगा। इस वजह से जो ये हाईवेज़ बनाएंगे, पहाड़ों में से गुफाएँ बनाएंगे, टनल्स बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे। और जो इनका सेकंड प्रोजेक्ट है वो ये है दोस्तों कि ये लोग साउथ चाइना से, जो बेसिकली जहाँ साउथ चाइना सी है वहाँ से होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए, बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये इंडियन ओशन आएंगे, फिर अफ्रीका, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इसके बीच में ये बहुत सारे पोर्ट्स बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ ये बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे और क्या क्या इनकी जो प्लान्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अपने चीन का मैप है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है दोस्तों। इस साइड है साउथ चाइना सी। ठीक है, इस साइड है साउथ चाइना सी। ठीक है दोस्तों, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये चाइना का बहुत सारा पॉपुलेटेड एरिया है, और जो ये वेस्टर्न साइड है ये चाइना का लेस पॉपुलेटेड एरिया है। तो आगे जाके बताऊँगा कि भाई कि इस वाले एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, इस वाले एरिया में कितनी कम पॉपुलेशन रहती है, तो चाइना ये काम क्यों कर रहा है, आपको आगे जाके इसका पूरा ढंग से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो आपके सामने स्क्रीन पे मैप शो हो रहा है ये जिन्हा ऑफिशियल एक न्यूज़ एजेंसी है चाइनीज़ गवर्नमेंट की एक न्यूज़ एजेंसी है जिन्हा। ठीक है, उसने ये मैप रिवील किया है। तो इसके अंदर अलग अलग रूट्स हैं ये दोस्तों, सिल्क रूट्स हैं ये, इनके जो हाईवेज़ बनाएंगे लैंडलॉक कंट्रीज़ में से वो है इनके डिफरेंट रूट्स हैं। मैं आपको इनके बारे में ढंग से बताऊंगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ कवर होंगी। तो उसको सबसे पहले इसके अंदर कवर होगा वो होगा अपना साउथ एशिया कवर होगा, साउथ ईस्ट एशिया कवर होगा, साउथ एशिया कवर हो गया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया कवर होगा, मिडिल ईस्ट एंड मिडिल अफ्रीका कवर होगा, और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप कवर होगा। तो दोस्तों इसमें लगभग 64 कंट्रीज़ कवर हो रही हैं, ठीक है, इनके वन रोड वन बेल्ट के अंदर। इनके जो विज़न है उसके अंदर इनका विज़न है कि ये इन सब 64 कंट्रीज़ को इंटरकनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये कंट्रीज़ कवर हो रही हैं। तो इन लोगों ने बेसिकली लगभग 7 कॉरिडोर बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो जैसे कि आजकल बहुत चर्चा में है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसे बोलते हैं अपन CPEC, ठीक है दोस्तों, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, ठीक है दोस्तों। और जो एक जो इनका कॉरिडोर है वो है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, ठीक है। इसमें इंडिया भी इंक्लूड है, चाइना बांग्लादेश म्यांमार, तो ये भी इंक्लूड है। और एक दोस्तों इनका जो है चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर, ठीक है दोस्तों, ये चाइना से टर्की को कनेक्ट करेगा, ठीक है। वहाँ बेसिकली रेलवे लाइन बनाई जाएगी, ठीक है। तो एक ये है। और एक दोस्तों इनका ये है कि चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर है, एक न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज है, और एक चाइना इंडो पेनिनसुला कॉरिडोर है, ठीक है दोस्तों। ये इनके 7 कॉरिडोर्स हैं, तो ये बनाए हैं। और लगभग इनकी लागत जो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट की है, वो लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है दोस्तों, 4 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है। तो दोस्तों ये अब इन जगह क्या क्या बनाएंगे, ये इन जगह आपकी ये सी रूट्स भी बनाएंगे, ठीक है। इन जगह पे ये रेल रूट्स भी बनाएंगे, ये लोग गैस पाइपलाइंस भी बिछाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये आपके ऑयल की पाइपलाइंस भी बिछाएंगे। जैसे कि इन्होंने पहले से रशिया के साथ समझौता कर रखा है कि ये उनके नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके 7 कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। लैंड लॉक दोस्तों, लैंड लॉक कंट्रीज़ वो होती हैं जिनके चारों तरफ ना ही कोई समुद्र लगे कुछ ना लगे, जिनके चारों तरफ जिन कंट्रीज़ के चारों तरफ ज़मीन हो, ठीक है। और जो लिटोरल नेशंस होते हैं, लिटोरल, ठीक है दोस्तों, क्या LITTORAL लिटोरल नेशंस बोलते हैं जिनके सी की बाउंड्री लगे या फिर कोई ओशन लगे, ठीक है दोस्तों, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप दो चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है। तो इनका जो सेकंड वाला प्लान है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रूट, वो इसी पे बेस्ड है। जो भी जितने भी लिटोरल नेशंस हैं उनको कनेक्ट करेगा, लिटोरल नेशंस को। और जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है वो लैंडलॉक कंट्रीज़ को कनेक्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि भाई इन कॉरिडोर्स में कहाँ क्या क्या बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज टू रन फ्रॉम, अब यहाँ पे लैंड ब्रिज बनाया जा रहा है जियांगसू प्रोविंस से रोटरडैम तक, ठीक है दोस्तों। जहाँ यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो रेलवेज़ हैं, जैसे कि क्या होता है कि जो अपनी कजाकिस्तान है वहाँ पे मीटर गेज चलती हैं, ठीक है, मीटर गेज चलती हैं। अब जो चाइना है वहाँ ब्रॉड गेज चलती है। तो ये लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्डाइज करेंगे कि सब जगह एक स्टैंडर्डाइज हो, कि भाई ये नहीं कि भाई वहाँ मीटर गेज चले यहाँ ब्रॉड गेज चले। तो ये लोग क्या करेंगे, जो जितने भी ओल्ड रेलवेज़ हैं उनको नए बनाएंगे और सब जगह ब्रॉड गेज ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर इनका दोस्तों ये कि चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर, वहाँ पहले से ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो हाई स्पीड रेल एंड रोड लिंक्स बनाएंगे। ट्रेन ऑलरेडी रनिंग अलोंग दिस रूट्स, यहाँ पे पहले से ट्रेन चल रही है, ठीक है दोस्तों। और फिर दोस्तों अपन बात करते हैं चाइना सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया कॉरिडोर। अब दोस्तों अब ये लोग इसके साथ क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ये इसके साथ इसलिए कनेक्ट होना चाह रहे हैं क्योंकि ये सोर्स
एक कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ है जहाँ पे एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। चाइना की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो उसको चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बेसिकली एनर्जी की नीड है। तो वो इन देशों से एनर्जी लेगा वाया पाइपलाइंस, वाया गैस पाइपलाइंस, ठीक है, ऑयल पाइपलाइंस, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि सामने स्क्रीन दिख रहा है कि चाइना ऐसा गैस पाइपलाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जिंगजियान प्लान टू लिंक मिडिल ईस्ट विद दिस पाइपलाइंस। ये लोग मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करेंगे और वहाँ से ये एनर्जी का जो भी एनर्जी है, जैसे इनको गैस चाहिए या फिर ऑयल चाहिए, तो ये पाइपलाइन से लेंगे ऑयल, ठीक है। तो इनका जो मेन रीज़न है कि एक तो ये जो ऑयल मंगवा रहे हैं, अगर इनको मिडिल ईस्ट से ऑयल चाहिए तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होते हुए इंडियन ओशन आएगा, फिर बे ऑफ बंगाल, फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में आएगा, फिर वो मलेशिया जाते हुए फिर वो साउथ चाइना सी में आएगा। बाई चांस फिर इनको ऊपर बीजिंग में चाहे तो फिर इनको ऊपर जाना पड़ेगा बहुत, तो ये बहुत ज़्यादा रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। तो इन्होंने इसी चीज़ को कम करने के लिए इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया है, ताकि इसके अंदर एक ईज़ हो और अपन पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकें, ठीक है। और आने वाले टाइम में हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में दुनिया के सामने उभरे, ठीक है दोस्तों। अब चाइना साउथ ईस्ट एशिया कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, ये आप जानते हो इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड आजकल जो विवाद चल रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से इन्होंने जिंगजियांग प्रांत से रोड बनाने जा रहे हैं। जिंगजियांग प्रांत की कसवार वहाँ एक प्रांत है, वहाँ से और बलूचिस्तान के एंड तक गवादार पोर्ट, वहाँ तक की एक लंबी रोड बनाएंगे इंडिया के बॉर्डर पे, और उसके चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। और मे बी जो रोड बनाएंगे, जो हाईवेज़ बनाएंगे, वो मे बी कभी फ्यूचर टाइम में जब भी इंडिया और पाकिस्तान का जब वॉर हो तो मे बी मिलिट्री वो यूज़ करे, पाकिस्तानी मिलिट्री वो यूज़ करे। तो एक तरह देखा जाए तो चाइना इंडिया को धीरे धीरे घेर रहे हैं अलग अलग जगह जाके, ठीक है। जैसे कि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना दिया दोस्तों इन्होंने। फिर दोस्तों इन्होंने चाइना म्यांमार कॉरिडोर बनाया है, ठीक है। इस तरफ इन्होंने पाइपलाइंस हाईवे बनाए हैं, ठीक है। और फिर इन्होंने बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर बनाया है, ठीक है। और दोस्तों इसमें इंडिया का अभी कोई रोल नहीं आया है, ठीक है। इन्होंने प्लान कर रखा कि भाई हम इंडिया को भी इनिशिएट करेंगे, बट अभी तक इंडिया को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया दोस्तों। इंडिया का रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आया है क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अभी तक जो इनका OBOR है उसका ढंग से जो फाइल होती है वो ना ही तो किसी गवर्नमेंट को दी है कि हम इस जगह इतना कंस्ट्रक्शन करेंगे, इतने अमाउंट में करेंगे और ये बनाएंगे। इनका कोई अभी फाइल फिक्स्ड इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है ये, ठीक है। और ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने इसका कोई जवाब दिया कि हम शामिल होंगे नहीं होंगे, वो बात की बात है। बट इन्होंने बांग्लादेश के अंदर चिटगांव पोर्ट बनाया है, ठीक है दोस्तों, याद करने वाली बात है। बांग्लादेश के अंदर उन्होंने चिटगांव पोर्ट बनाया है। फिर इधर उन्होंने म्यांमार के अंदर भी पोर्ट बनाया है, ठीक है। फिर इन्होंने नीचे जाके श्रीलंका में पोर्ट बनाया है, ठीक है, हमनटाटो पोर्ट। और फिर उन्होंने उधर जाके मालदीव में भी माला नाम का पोर्ट बनाया है, ठीक है दोस्तों। उनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो ये OBOR इनकी जो 7 कॉरिडोर्स हैं, इन 7 कॉरिडोर्स में ये इन जगह किसी जगह ये रेलवे लाइन्स बिछाएंगे, किसी जगह ऑयल पाइपलाइंस बिछाएंगे, किसी जगह गैस पाइपलाइंस बिछाएंगे, किसी जगह हाईवेज़ बनाएंगे, किसी जगह पोर्ट्स बनाएंगे, किसी जगह जो ऑलरेडी बने हुए पोर्ट्स हैं उनको ये विकसित करेंगे, उनको बड़ा पोर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सब ये करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब इनकी ये 2 मेन रूट हैं, SREB 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रूट, इसके मैंने बताया। तो पहला देखो ये इनके स्टार्ट होगा जियान प्रांत से। ये इनका ये यहाँ है जियान प्रांत, GIAN जियान प्रांत है, और ये जाएगा एंड यूरोप तक जाएगा, ठीक है दोस्तों, यूरोप तक, ठीक है। और जो दोस्तों जो इनका ये दूसरा है वो इनका साउथ चाइना से स्टार्ट होगा। साउथ चाइना से स्टार्ट होते हुए ये इधर साउथ चाइना से होते हुए स्टेट ऑफ मलक्का में आया, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए ये गया चिटगांव पोर्ट गया जो कि बांग्लादेश में है। वहाँ से ये अपने यहाँ आया, श्रीलंका के अंदर है हमनटोटा पोर्ट है, वहाँ आया। और फिर ये इधर
केन्या के अंदर पोर्ट है। फिर ये इधर स्टेट ऑफ हार्मोज से हाथ होते हुए यूरोप में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने इन जगह पोर्ट बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये इनके आपके सामने स्क्रीन पे है, ये 7 कॉरिडोर्स हैं कि 7 कॉरिडोर्स कैसे कैसे बनेंगे। तो दोस्तों पहला कॉरिडोर है इनका चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर। ठीक है, फिर इनका दूसरा है न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज कॉरिडोर, ये यहाँ से जियांग से स्टार्ट होकर यूरोप तक जाएगा। फिर इनका दोस्तों ये मिडिल ईस्ट, जो इनका मिडिल ईस्ट है उसको एक्वायर करने के लिए। फिर ये इधर साउथ के अंदर जो मलेशिया म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश, उनको कनेक्ट करने के लिए। तो ये इनके 7 डिफरेंट पोर्ट्स के डायग्राम है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब उन दोस्तों पे बात करते हैं डिटेल्स। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनकी ऑलरेडी ट्रेन्स चल रही हैं। ठीक है, चाइना की जो ऑलरेडी 3 ट्रेन्स चल रही हैं। सबसे पहले ट्रेन चल रही है इनकी डूसीबर्ग जर्मनी तक। चाइना से डायरेक्ट ट्रेन जाती है, डूसीबर्ग नाम का एक स्थान है जर्मनी में, वहाँ। और यहाँ पहुँचने के लिए लगभग आपको 14 दिन लगते हैं ट्रेन से। ठीक है दोस्तों, और अगर आप वैसे जाओगे चाइना से जर्मनी वैसे जाओगे, तो मान लो शिप से जाओगे, तो आपको लगभग लगेंगे 35 दिन के आसपास लगेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है ये OBOR के घोषणा से पहले ही चल रही है। ठीक है, और एक और ट्रेन चल रही है इनकी, वो चल रही है दोस्तों नॉर्थ चाइना से मैड्रिड चल रही है, मैड्रिड स्पेन। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेन है जो नॉर्थ चाइना से मैड्रिड स्पेन तक जाती है। ये इन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी कर दिया है। ये ORO भी इन्होंने डिक्लेयर किया, फिर इसके 2-3 साल बाद ये पूरा बन के तैयार हो गया। और आज इस टाइम में यहाँ पे ट्रेन चल रही है, नॉर्थ चाइना से डायरेक्ट मैड्रिड के लिए ट्रेन चलती है। ठीक है दोस्तों, और ये अभी ट्रेन 2-3 साल पहले चली है। एक ट्रेन और तेहरान तक, ईरान में पड़ता तेहरान, ईरान की राजधानी है। तो चाइना से डायरेक्ट तेहरान तक ट्रेन चलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 ट्रेनें हैं जो इस 2 ट्रेनें जो OBOR प्रोजेक्ट के तहत बन के चलना स्टार्ट भी हो गई है। ठीक है, इन लोगों ने लगभग 600 मिलियन के आसपास फंडिंग कर भी दी है। ठीक है, इन जगह। तो दोस्तों अब इनका इससे फ़ायदा क्या होगा, अब इनका इस रूट से फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, जो यूरोप में जा रहा है, ठीक है, जो कि अपना मंगोलिया से होते हुए सेंट्रल एशिया, इस्तांबुल, मॉस्को, फिर यूरोप में चला जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा इनको, इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम पे जो यूरोपियन मार्केट, वहाँ पे चाइना के प्रोडक्ट इतने भरे पड़े हैं, इतने फ्लडेड हैं। ठीक है, इनको जो प्रोडक्ट जो होगा ना, वो एक ईज़ हो जाएगा भाई, इनका जो प्रोडक्ट वहाँ पहुँचने में एक ईज़ हो जाएगा। ठीक है, वहाँ के मार्केट को वो बहुत ज़्यादा ईजीली कर देंगे। ठीक है, कि कोई कमी नहीं है वहाँ पे। और दूसरी बात, ये अपने उन एरियाज़ को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने उन एरियाज़ को डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, आप देखोगे शुरुआत में कि चाइना का ये वाला इलाका है। ठीक है दोस्तों, इस वाले इलाके में ये वाला इलाका वो वाला इलाका है जहाँ पे लगभग चाइना की 6% पॉपुलेशन रहती है दोस्तों। ठीक है, आउट ऑफ 100 ओनली 6% पॉपुलेशन लिव। ठीक है, और इन दिस रीजन 94% पॉपुलेशन लिव चाइना। तो बेसिकली दोस्तों ये वाला पोर्शन है चाइना का। ठीक है, ये पोर्शन बहुत ही गरीबी, मतलब बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। यहाँ पे भी बहुत गरीबी है इस वाले एरिया में। तो इस वाले पोर्शन को डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि CPEC है।
ठीक है, वो जिनजियांग प्रांत से स्टार्ट हो रहा है वो कॉरिडोर। वो जिनजियांग प्रांत से जाके चाइना में जाएगा और ग्वादर पोर्ट तक चलेगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया डेवलप हो गया, यहाँ पे ये लोग फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। अब इनको ये डर ये भी है कि इनका जो प्रभुत्व है मार्केट में वो कम हो जाएगा, क्योंकि इनके जो खुद के प्रोडक्ट हैं वो उनकी खुद की कंट्री के अंदर इतने ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, ठीक है, अनस्टेबल है, ठीक है दोस्तों। तो उसके डर के कारण भी ये सब लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग ये कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपके सामने मैप है, इसमें देखो चाइना से पहले तो चाइना से अपना इनका एक डायरेक्ट रसिया, ठीक है, ये इनका एक न्यू रूट हो गया, ठीक है। और फिर इनका रसिया से डायरेक्ट आ गया अपना रोटरडैम, ठीक है, जो कि जर्मनी में है, मतलब ये यूरोप में आ गया, ठीक है। और फिर इनका म्यांमार और बांग्लादेश में इनका ये अलग से प्रोजेक्ट है इधर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रेल बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे, ठीक है, गैस पाइपलाइंस बिछाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों इनका ये आपका तेहरान में है, ठीक है, तेहरान इन्होंने तेहरान में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने पैसे से ही उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और उस कंट्री को ये बोलते हैं कि हम आपकी कंट्री में पोर्ट बनाएंगे, नए नए रोड्स बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी कंट्रीज़ में जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। तो आप एक काम करना, आप हमें सिर्फ इसका इंटरेस्ट दे देना, ठीक है, ठीक है, आप हमें इंटरेस्ट दे देना, बट और ये अंधा पैसा आप बिना कोई कैलकुलेशन के डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको रिसेंटली पता है कि इन्होंने श्रीलंका के अंदर हमनटोटा पोर्ट बनाया, ठीक है, हमनटोटा, तो हमनटोटा पोर्ट बनाया। तो इनकी जो स्ट्रेटजी थी दोस्तों वो ये थी कि भाई इन्होंने श्रीलंका को ये बताया कि हम आपका पोर्ट बनाएंगे, यहाँ पे दुनिया की बड़ी बड़ी नावें आकर रुकेंगी, ठीक है, आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, ठीक है, और आपका जो रेवेन्यू जनरेट है वो एकदम चेंज हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ों का ऑप्शन खुल जाएगा। बट वो एक OBOR का सबसे बड़ा फेलियर था, ठीक है दोस्तों, OBOR को हमनटोटा पोर्ट सबसे बड़ा फेलियर था, ठीक है। तो अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया है दोस्तों कि जो हमनटोटा पोर्ट है, ठीक है, उसको 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया है, ठीक है, कि आप वो जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था वो तो आप चुका नहीं पाओगे। श्रीलंका गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वो हम पैसा नहीं चुका पाएंगे, तो आप एक काम करो, आप हमारे पोर्ट को 99 ईयर्स की लीज पे ले लो, ठीक है। तो इससे ये होता है कि भाई चाइना क्या कर रहा है कि दूसरे देशों में जो जिनकी इकोनॉमी कम है वहाँ पे पैसा दे के, ठीक है, वहाँ की लैंड एक्वायर कर रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपनी दुनिया पर प्रभुत्व जमा रहा है। सो दोस्तों, आपके सामने एक मैप और है, इसमें एकदम साफ साफ पता लग रहा है, देखो जियान से अपनी रोड स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये आगे जाएगी, ठीक है, एक रोड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर एक रोड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये भी आपकी इधर जाएगी, ये आपकी मंगोलिया होते हुए आपका रशिया मंगोलिया कॉरिडोर है, ये आपकी मंगोलिया है, यहाँ पर रशिया आ गया है, मंगोलिया चाइना, तो ये रशिया मंगोलिया कॉरिडोर हो गया, ठीक है। फिर एक इनकी रोड ये इधर म्यांमार में होके आ रही है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये इनकी रोड म्यांमार में होके आ रही है, ठीक है। और फिर इनका जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था वो उनके जिंगजियांग प्रांत से स्टार्ट हो रहा है, जिंगजियांग प्रांत के कशगर प्रांत से स्टार्ट हो रहा है और ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। तो ये एक इंडिया के चारों तरफ पूरा इन्होंने एक रोड बेल्ट बनाएंगे, ठीक है, गैस पाइपलाइन बिछाएंगे, ऑयल पाइपलाइन बिछाएंगे, ठीक है। तो इनका ये प्रोजेक्ट है। फिर यहाँ पे ये लोग आगे जाके तेहरान जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आपको आगे वाले मैप में दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, फिर ये लोग इधर तेहरान में आ गए हैं, ठीक है। फिर आगे जाके आपके मॉस्को में आ गए हैं, देखो ये आपको मॉस्को में कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, मॉस्को से फिर ये पोलैंड, फिर आपके जर्मनी में आ गए और लास्ट इनका स्पेन तक जा रही है। जो अभी फ़िलहाल एक ट्रेन चल रही है ना, नॉर्थ चाइना टू मैड्रिड स्पेन, वो ये वाली ट्रेन इन्होंने स्टार्ट भी कर दी, ठीक है दोस्तों। और एक तेहरान से स्टेट, एक तेहरान वाली, एक इन्होंने ये वाली स्टार्ट कर दी है, ठीक है दोस्तों। तो इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये लगभग 4 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, ठीक है दोस्तों।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये चाइना कर क्यों रहा है, ठीक है, इसके एम क्या है। इनका सबसे बड़ा एम ये खुद बोलते हैं कि भाई हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये आपको म्यांमार में है, ठीक है। ये इधर चिटगांव अपने बांग्लादेश के अंदर है। फिर उन्होंने म्यांमार के अंदर एक पोर्ट बनाया हुआ है, सितवा पोर्ट, सितवा, ठीक है दोस्तों। और बांग्लादेश में बनाया हुआ है चिटगांव, ठीक है दोस्तों। फिर ये म्यांमार में इन्होंने एक्सप्रेस हाईवेज बनाए हुए हैं, ठीक है, बनाए नहीं हुए हैं, बनाएंगे, ठीक है, इनका प्लान है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इनका बेनिफिट क्या है कि ये सब करने के बाद इनका बेनिफिट क्या है। इनका बेनिफिट दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इट कुड ब्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिएट इन डेवलपिंग कंट्रीज़, कि ये लोग क्या करेंगे, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, वहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे ये इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेंगे, वहाँ पे अपनी ट्रेड बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगी, इनकी जो जीडीपी है उस जीडीपी के अंदर एक उछाल आएगा, ठीक है। तो इनकी जीडीपी बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात है जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इनके 4-5 मुद्दे हैं कि भाई पहला कि भाई ये इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई ये दूसरे कंट्रीज़ में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ जाके अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और उनको बड़े बड़े लोन्स देंगे, ताकि वो आने वाले टाइम में उनको चुका ना पाए, और वो क्या करे, उनसे अगर वो पैसा नहीं चुका पाएंगे तो क्या करेंगे, उनकी वो लैंड एक्वायर कर लेंगे, लीज़ पे ले लेंगे, और ये ऐसे धीरे धीरे करके जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ऐसे करते जा रहे हैं, ठीक है। और इससे इसकी इकोनॉमी को फ़ायदा भी होगा, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ेगी इसकी, ठीक है दोस्तों। इसके जो 5 कॉरिडोर हैं, ठीक है, 5 कॉरिडोर लगभग 65 कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है, और लगभग 4.4 बिलियन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और दुनिया की जो 49% जीडीपी ना उसको कवर कर रहा है। देखो दोस्तों, आपके सामने ही है, ठीक है, कितना बड़ा इनका प्रोजेक्ट है। देखो पूरा फैला हुआ है रसिया तक, मॉस्को, मंगोलिया होते हुए मॉस्को, फिर यूरेशिया, फिर अपने इधर अफ्रीका में भी, देखो अफ्रीका में भी जा रहा है, फिर अपने मिडल ईस्ट में भी जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मिडल ईस्ट से जितने नेचुरल रिसोर्स हैं वो ये लोग जैसे कि ऑयल पाइपलाइंस लगाएंगे, ठीक है। इन्होंने रशिया में जो ग्रीन दिखा रहे हैं, ये ग्रीन जो दोस्तों ग्रीन दिखा रहा है ना, वो पाइपलाइंस हैं, गैस पाइपलाइन्स हैं। रशिया के साथ इनकी डील हो रखी है कि भाई ये रशिया से जो इनके एनर्जी रिसोर्सेज हैं वहाँ से ये गैस वगैरह लेंगे, क्योंकि इनको अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी भी डिमांड पूरी करनी है। जो इनकी खुद की कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उसको भी एनर्जी चाहिए ना, तो कहाँ से लेके आएंगे। अगर वो इस वे से घूम के लेके आए तो इनकी बहुत लंबा पड़ता है, तो इसलिए इन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं, ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट किया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भाई इनका एम क्या है, एम्स कि भाई इनके पीछे इसका नेम कि भाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है। पहला दोस्तों इनका जो सबसे बड़ा एम है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई इनका एम है हिस्टोरिकल हेरिटेज, ठीक है, कि ये अलग अलग लोगों से मिले, पीपल टू पीपल मिले, ठीक है, कि अलग अलग कल्चरल के लोगों से मिले, ठीक है। वो एक इनका भाई एक हिस्टोरिकल हेरिटेज स्थापित करना, ठीक है। और दूसरा दोस्तों इनका क्या है, कल्चर रिजुविनेशन, ठीक है। दूसरा दोस्तों इनका है कल्चर रिजुविनेशन, ठीक है। उसमें क्या है कि ये फिर से एक नई ऊर्जा लेके आना चाहते हैं लोगों में, ताकि पीपल टू पीपल मिलें, ठीक है, उनके बीच में ट्रेड्स हो अच्छे हो, उसकी वजह से ये बने। फिर उन्होंने ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो इन्होंने जो कॉरिडोर बनाए हैं, ठीक है दोस्तों, अलग अलग कंट्रीज से ट्रेड कॉरिडोर खोले हैं। फिर इनका एक है कि भाई इनका पूरी दुनिया के अंदर जो वो एक स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज कैसे, स्टैंडर्डाइज एंड लिंक्ड ट्रेड फैसिलिटीज़, ठीक है। जो भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे 64 कंट्रीज़ हैं जो इनके प्रोजेक्ट में है, 64 कंट्रीज़ में, तो उन 64 कंट्रीज़ में ये लोग क्या सोच रहे हैं दोस्तों कि हम जैसे कि मान लो कि अपना तजाकिस्तान है, ठीक है दोस्तों, तजाकिस्तान है,
तो दोस्तों तजाकिस्तान में क्या होता है कि जो जितनी भी रेलवे लाइन चलती है, ठीक है, वो रेलवे लाइन चलती है, वो चलती है अपने मीटर गेज पे चलती हैं, ठीक है। अब चाइना में जो अपनी जो रेलवे लाइन चलती है वो चलती है अपने ब्रॉड गेज पे, ठीक है। तो ये लोगों का कहना है कि भाई हम पूरी जो 64 कंट्रीज़ हैं, उस 64 में कंट्रीज़ में एक स्टैंडर्ड की जितनी भी रेल्स होंगी वो सारी मीटर गेज में होंगी, ठीक है। जितने भी एयरपोर्ट्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे, ठीक है। जितने भी पोर्ट्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे बड़ी बड़ी सीज डॉक कर सकें, ठीक है, छोटे पोर्ट्स को एक्सपेंड कर सके। तो इनका सबसे बड़ा यही है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज एंड लिंक्ड ट्रेड फैसिलिटीज़, ठीक है। और ट्रेड फैसिलिटीज़ को लिंक करना और ट्रेड फैसिलिटीज़ को बढ़ाना कि जितना जितना ज़्यादा ट्रेड हो सके उतना ज़्यादा ट्रेड करेंगे लोग, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर इनका है दोस्तों फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हो कि भाई जैसे कि यूरोशिया है, जैसे कि यूरोपियन, अब एग्जाम्पल लेते हैं यूरोपियन यूनियन का, ठीक है दोस्तों। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर 6-7 कंट्रीज आती हैं, जितनी भी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो उनकी एक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है कि भाई जो जीडीपी है, जो सब कुछ है, वो एक सबके मिला के है, ठीक है। तो ऐसे ये लोग चाहते हैं कि भाई हमारी भी एक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हो, ठीक है, कि भाई जितने भी कंट्रीज है, 64 कंट्रीज़ हैं, इनका विज़न ये है कि भाई इनकी जीडीपी बढ़े, ठीक है, और ये दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन के सामने आए, ठीक है। और इनकी इकोनॉमी पे बहुत सारे कंट्रीज़ मतलब डिपेंड करें, इनके ऐसा विज़न, ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। इनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे दोस्तों कि ये जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ से आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पैसे की बात है तो चाइना ने अपने 2-3 बैंक बना रखे हैं, ठीक है। पहला बैंक दोस्तों इनका है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा, ठीक है। रिसेंटली इंडिया ने भी लोन लिया है AIIB से, ठीक है। और एक इनका दूसरा बैंक है दोस्तों, वो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, NDB, जो कि अपने ब्रिक्स का बैंक है, ठीक है। ब्रिक्स में 4 कंट्रीज आती हैं, उन चार कंट्रीज ने मिलकर एक बैंक बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक बैंक की है। और दूसरा बैंक है, तीसरा बैंक है, वो है चाइना डेवलपमेंट बैंक, ठीक है दोस्तों, वो है चाइना डेवलपमेंट बैंक। तो ये 3 बैंक इंपॉर्टेंट बैंक हैं जहाँ से ये अपने इस प्रोजेक्ट को फंड करेंगे, ठीक है। और इन्होंने अलग से भी एक फ़ंड बना रखा है इस बैंक के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, सिल्क रोड फंड, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने सिल्क रोड फंड भी बनाया हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए भी, ठीक है। और क्या करेंगे लोग, और जिस कंट्रीज़ के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो कि ये किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनसे ये डील करेंगे लोग, स्पेशल डील करेंगे, ठीक है दोस्तों, स्पेशल डील करेंगे विद पार्टनर नेशंस। जिस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन कंट्री से ही स्पेशल डील करेंगे। मान लो कि इन्होंने श्रीलंका में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, बोलेंगे हम यहाँ पे अपने 4 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पोर्ट बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और आप हमें जो हमारा अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया है वो आप हमें उसका इंटरेस्ट देते रहना, ठीक है, और जो बाकी आपका प्रॉफिट हो उससे आप अपनी काम चलाना, ठीक है, अपने देश का खर्चा चलाना, ठीक है। तो इस वे में ये हर एक कंट्री को लुभाते हैं, ऐसे इस कंट्री में हर एक कंट्री को पैसा देते हैं लोग, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इंडिया अपोज OBR, ठीक है, कि भारत ने 1 बेल्ट 1 रोड का क्यों अपोज़ किया। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि इनका अपोज़ करने का, इन लोगों ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, और सबसे पहली बात तो उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बनाया है, ठीक है। दूसरी बात, अब ये वहाँ से डैम बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं बिना कोई इंडिया के परमिशन लिए हुए, एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि तुम जिस कंट्री का एरिया है तुम उसी से परमिशन ले नहीं रहे हो, ठीक है, और जिस कंट्री ने उसको ऑक्युपाई कर रखा है इलीगली, ठीक है,
उसके कहने पर आप सब कुछ कर रहे हो, तो दैट्स द बिग रीज़न इंडिया इज़ नॉट with OBOR right now इंडिया इज़ अपोजिंग OBOR, ठीक है। और तीसरा जो इनका मेन रीज़न दोस्तों वो है सिक्योरिटी इम्पैक्ट, ठीक है। मतलब वो अब इंडिया के जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो आप रिसेंटली आप सुनने में आ रहा है कि भाई गलवान वैली, ठीक है, और अरुणाचल की तरफ डोकलाम विवाद, बहुत सारे जो इंडिया के साथ जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से इंडिया OBOR के अंदर फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और फ़िलहाल अपोज कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि भाई अभी तक चाइना ने क्या क्या किया है इसके रिगार्डिंग, OBOR के रिगार्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक लगभग 160 बिलियन के प्रोजेक्ट भाई साहब घोषित भी हो गए हैं, ठीक है। चाइना गवर्नमेंट ने 160 बिलियन के प्रोजेक्ट घोषित कर दिए हैं, ठीक है। और इनका ये है कि भाई ये लोग एक्सपेक्टेड है इनकी 4 ट्रिलियन, ठीक है, 4 ट्रिलियन तक ये अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और ये लोग, इनका कोई फिक्स नहीं है कि भाई कब तक ये पूरा होगा। इनका एक गोल है कि भाई ये 2050 तक इनका जो ये विज़न है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इनका ये विज़न है। तो दोस्तों अपन बात करेंगे इसके बारे में कि भाई कि चाइना को ये क्यों चाहिए, भाई वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है चाइना को क्यों चाहिए, तो अपन इसका विस्तार में बात करेंगे, विस्तार में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला इनका ये है कि भाई ये अपना एक्सपेंशन चाहते हैं, ठीक है, कि एनर्जी, इनकी खुद की एनर्जी नीड्स हैं, ठीक है। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये रशिया से गैस पाइपलाइंस, ऑयल, मतलब रशिया के ऊपर ये डिपेंड है कि वहाँ से इनको ऑयल मिल जाए या फिर गैस मिल जाए, ठीक है दोस्तों। और फिर इनका ये है कि भाई ये साउथ और ईस्टर्न रीजन के अंदर जो चाइना का, जैसे जैसे दोस्तों कि ये इनका चाइना है, ठीक है, ये ड्रैगन है, तो इनके साउथ जो ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये अपना ईस्टर्न रीजन है, ठीक है। और इनके जो साउथर्न रीजन है, तो इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर इनका दूसरा ये है कि भाई जो इनका मैन्युफैक्चरिंग बूम है, कि मैन्युफैक्चरिंग वो अनस्टेबल है, ठीक है। और वो कैसे अनस्टेबल है कि इनकी प्रोडक्ट हैं, इनकी कंट्री के अंदर इतने ज़्यादा वो चर्चा में नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाहर की जितनी भी कंट्रीज जैसे इंडिया है, इंडिया प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे इनिशिएटिव कर रखे हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो उससे क्या होता है कि भाई जो चाइना जो पहले ट्रेड कर रहा था इंडिया में जो एक्सपोर्ट कर रहा था, तो वो धीरे धीरे घट गया है, ठीक है। तो ऐसे अगर सारी कंट्रीज करने लग जाएंगी तो जो चाइना का प्रोडक्ट है जो बाहर जाता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इनकी जो खुद की कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट है, इनके खुद के प्रोडक्ट हैं, वो यूज़ में नहीं आते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं, जितने कि बाहर में इनके प्रोडक्ट यूज़ में आ रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए, डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाने के लिए, फ़िलहाल जो डोमेस्टिक कंजप्शन कम है, ठीक है, उस डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाने के लिए इनका ये एक एम है कि वन रोड वन बेल्ट उसको पूरा कर दे, नई नई इंडस्ट्रीज़ लगें और नई नई इनकी खुद की कंपनीज़ लगें, तो इससे इनकी इकोनॉमी में चेंज आएगा, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों इनका जो सबसे बड़ा वो है कि ये टैपिंग इनटू न्यू एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। ये लोग क्या करेंगे कि जो लोग डेवलपिंग हैं, जैसे कि मान लो कि आप अफ़गानिस्तान डेवलपिंग, मतलब डेवलप्ड नेशन है, और मान लो कि अफ्रीका की कंट्रीज़ ले लो अपन, ठीक है, जो डेवलप नहीं है, तो ये नए नए क्षेत्र एक्सप्लोर करेंगे कि वो ये उन रीजन्स में जाएंगे, ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट को ये अपना विज़न दिखाएंगे कि भाई हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, और
ट्रेड नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है, और इन अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इतना कुछ कर रहे हैं तो ये वापस रिटर्न तो लेंगे ना, तो उनसे रिटर्न लेंगे। अगर वो रिटर्न ना कर पाएंगे तो वहाँ की वो लैंड एक्वायर कर लेंगे, और फिर लैंड क्या बोलते हैं लीज़ पे ले लेंगे। इस हिसाब से इनका सिस्टम है, ठीक है। सबसे बड़ा ये है कि भाई ये अपना उस चीज़ को कि भाई अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, नई नई फैक्ट्रीज़, नई नई इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, और उन इंडस्ट्रीज़ को ये अपनी इंडस्ट्रीज़ को काम देंगे उन रीजन्स में जो इन्होंने अंडर डेवलप्ड रीजन्स है, जहाँ पे इन्होंने अपने पार्टनरशिप की उन देशों के साथ। तो उन देशों में ये अपनी उन कंपनीज़ को बोलेंगे वहाँ जाओ, आप इन्वेस्ट करो, ठीक है, काम करो, ठीक है। और फिर इनका क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, कि भाई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी मतलब कि जैसे कि यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है, ठीक है, 4-5 देशों की जो इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है, वैसे ही अपनी 64 कंट्रीज़ के साथ मिलकर अपने इंटीग्रेटेड इकोनॉमी बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके सामने स्क्रीन पे इम्पैक्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये इम्पैक्ट हैं इससे, ठीक है। ये डेवलपमेंट करेंगे, इंटीग्रिटी करेंगे, और नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्रेड नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेंगे ओवरसीज़ के अंदर, ठीक है। ये इनके इम्पैक्ट है इस प्रोजेक्ट से, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आगे कि इनके गोल्स क्या क्या हैं, ठीक है। कि इनके गोल्स हैं कि भाई ये हर नेशन को कोऑर्डिनेट करें, ठीक है, हर नेशन के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, ठीक है, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन करें, जैसे मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है, और लोगों के साथ ही अच्छा रिलेशन बनाएं, ठीक है। और ये अपना जो वर्चस्व है वो यूरोप के अंदर ये एक अच्छा मार्केट बनाएं, ठीक है, और वहाँ से एक अच्छी ग्रोथ करें, ठीक है। तो ये इनके गोल्स हैं दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों इनके हैं कि टू इनहेंस चाइना सिक्योरिटी, टू एक्सपेंड चाइनीज़ मार्केट, टू इनहेंस चाइना's हार्ड एंड सॉफ्ट पावर, और चाइना का जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे व्हाट डज चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर मीन फॉर मंगोलिया, कि मंगोलिया के लिए मतलब ये चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या मायने रखता है, ठीक है। तो दोस्तों पहले आप ये देख लो एक बार, ये तो मैंने को बता दिया पहले से ही कि सितवा है, म्यांमार के अंदर यीगोंग से प्रोजेक्ट जा रहा है आगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने को बता दिया है कि म्यांमार के अंदर ये गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन, ठीक है। और ये कयोपयू, ठीक है, इन्होंने ये पोर्ट भी बनाया वहाँ पे। चाइना ने OBR के तहत ये पोर्ट बनाया है कयोपयू, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों ये आपका म्यांमार का है कयोपयू पिवटल पॉइंट ऑन चाइना बेल्ट एंड रोड, ठीक है। ये कुनमिंग तक जाएगा चाइना के अंदर, ठीक है। देखो दोस्तों तो आपके सामने सबसे पहले बात करता हूँ ये CPEC के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है दोस्तों। तो CPEC के में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ये इनका जो पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, ठीक है। इस पोर्ट से लेके बलूचिस्तान से होके हुए इनकी ये यहाँ से होते हुए एंड तक जाएगा, कसवार जिंगजियांग तक जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये यहाँ पे गैस पाइपलाइंस बनाएंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रोड्स डेवलप करेंगे, इनका ये प्लान है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे बड़ा बात, इनको जो चाइना के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं ना, पाकिस्तान को चाइना के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें ये आ रही हैं कि कल्चरल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे जो भी इनकी जो इंजीनियर आते हैं, ठीक है, उनको तकलीफ़ होती है काम करने में, कि और फिर ऊपर से यहाँ पे जो अशांति बनी हुई है, यहाँ पे आतंकवादी हमले होते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी इनकी जो समस्या है CPEC के दौरान की अशांति और इन आतंकवादियों को कैसे कंट्रोल करें ये लोग, ठीक है। तो और सबसे बड़ी चीज़ इनको ये कि भाई ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रहे हैं, यहाँ पे इंडिया इनसे नाराज़ है, ठीक है। ये इंडिया से बिना पूछे परमिशन लिए यहाँ पे डैम बना रहे हैं, यहाँ पे सड़क बना रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए ये भी एक चैलेंज है। देखो ये इनका पूरा हो पाए ना हो पाए, ठीक है,
ये का इसका क्लोज व्यू देखो दोस्तों, ठीक है। मेजर न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट क्लस्टर विल बी सेटअप अलोंग द ट्रेड न्यू कॉरिडोर, ठीक है। अब दोस्तों इंडिया क्या कर रहा है इसके रिगार्डिंग। इंडिया ने क्या किया दोस्तों, इंडिया ने ईरान में जस्ट लगभग 70 किलोमीटर चाबार पोर्ट से क्या ग्वादर पोर्ट से ईरान में एक पोर्ट बनाया इंडिया ने, चाबार पोर्ट, ठीक है। चाबार पोर्ट से एक रोड जाएगी, ठीक है। रोड जाके वो अफ़गानिस्तान में जाएगी और अफ़गानिस्तान में एक बेल्ट बनाया इंडिया ने, ठीक है। इंडिया की दोस्ती अफ़गानिस्तान से बहुत अच्छी दोस्ती है। इंडिया अफ़गानिस्तान में एक डैम भी बना रहा है, ठीक है। एक सोलर पावर वो भी बना रहा है। और इंडिया ईरान में लगभग 4 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट भी कर रहा है, ठीक है दोस्तों। वो आपको आगे बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इनका दोस्तों सिल्क रूट है, उसका मैप है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भाई इनके जो दिक्कतें हैं कि इस मैरीटाइम 21st मैरीटाइम सिल्क रूट में क्या इनको दिक्कतें क्या हैं, कि भाई ये लोग इतने पोर्ट यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, ठीक है। ये इतने पोर्ट यहाँ पे क्यों बना रहे हैं। पहला दिक्कत इनकी ये है कि दोस्तों कि ये लोग साउथ चाइना से यहाँ चलेंगे ना, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ मलक्का से पास होते हुए, ठीक है, ये अपने जिन्होंने चिटगांव पोर्ट जो बांग्लादेश में बनाया है वहाँ रुकेंगे। फिर ये हमन टोटर में रुकेंगे। हमन टोटर से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होते हुए ये आगे चले जाएंगे यूरोप की तरफ, ठीक है। तो अब इंडिया ने कहाँ पोर्ट बनाए हुए हैं। इंडिया ने जस्ट देखो दोस्तों, इंडिया ने पोर्ट बनाया हुआ, ग्वादर पोर्ट बनाया हुआ, ठीक है। इन्हें पोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तान में पोर्ट बनाया है इन्होंने, ग्वादर पोर्ट, ठीक है। इंडिया ने यहाँ बनाया है चाबार पोर्ट, ठीक है, इसके जस्ट बगल में। ये अगर इंडिया यहाँ पे पोर्ट नहीं बनाएगी तो इंडिया भी जो इंपोर्ट करता है, इंडिया भी इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से। जो इंडिया जो मेजरली जो ऑयल जो लेता है वो सऊदी अरब से लेता है। मतलब इस वाले एरिया से अगर जो भी ऑयल आएगा तो ये क्या करेंगे, चाइनीज़ क्या करेंगे, ये लोग अपनी सप्लाई काट देंगे, ठीक है। ये जाने नहीं देंगे आगे तक, ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पे चाबार पोर्ट बनाया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इंडिया ने श्रीलंका में भी एक पोर्ट बनाया है। इन्होंने हमन टोटा में बनाया है, इन्होंने श्रीलंका की इस तरफ बनाया एक पोर्ट बनाया कौन सी जगह, वो आपको बाद में बता दूँगा, ठीक है दोस्तों। और फिर बेसिकली क्या है दोस्तों कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी इंडिया को घेर रहे हैं, ठीक है। उसको एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से मतलब एक नाम दिया है। जितने भी भारत के जो विशेषज्ञ उन्होंने बोला कि भाई चाइना चारों तरफ एक पर्ल सा बना रहा है, मोती मोती बना रहा है, ठीक है। और फिर दोस्तों ये चाइना इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है अमेरिका की, ठीक है, पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है, जो जापान से है और इन जो कंट्री से जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है उसको देखते हुए भी कि पैसिफिक ओशन में अमेरिका का है, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना वर्चस्व इंडियन ओशन में ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जितनी ज़्यादा पोर्ट हो सके उतने पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। और इंडियन डोमिनेंस में बोल सकते हो कि भाई इंडियन डोमिनेंस में अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या था कि 19th सेंचुरी में क्या था कि अटलांटिक ओशन के अंदर ज़्यादा डोमिनेंस था, ठीक है, उन लोगों का। और 20th सेंचुरी में पैसिफिक ओशन में ज़्यादा डोमिनेंस था। और इस सेंचुरी में 21st सेंचुरी में इंडियन ओशन में डोमिनेंस है, ठीक है। डोमिनेंस मतलब कि जो मैक्सिमम ट्रेड होता है दुनिया का, जो 1/3 ट्रेड होता है वो इंडियन ओशन से होके जाता है ट्रेड, ठीक है। अब जो ऑयल का ट्रेड हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ये जो ऑयल का ट्रेड हो रहा है यहाँ से कि दुनिया का 1/3 ट्रेड ना दुनिया का वो इस वाले एरिया से हो रहा है। तो बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर डोमिनेंस ज़्यादा है ट्रेड का फिलहाल। और जो 20th सेंचुरी थी उस 20th सेंचुरी में पैसिफिक ओशन के अंदर ज़्यादा वो डोमिनेंस था ट्रेड का, लोग पैसिफिक ओशन से ज़्यादा ट्रेड करते थे। और 19th सेंचुरी में अटलांटिक ओशन से ज़्यादा ट्रेड करते थे, ठीक है दोस्तों। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में आप लोग जो सबसे बड़ी चीज़ें वो ध्यान रखना, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, ठीक है, मालदीव्स का माले, ठीक है दोस्तों, श्रीलंका का हम्बन टोटा,
बांग्लादेश का चिटगांव और म्यांमार का कैपियो। ठीक है, ये 5 पोर्ट आप याद रखना। ठीक है, ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो कि इंडिया का इसमें क्या फ़ायदा है, पॉजिटिव फॉर इंडिया, कि भाई साहब अपन इसके अंदर शामिल हो जाएं तो अपन को क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया को है, अगर इंडिया शामिल हो गया, वो है ह्यूज इकोनॉमिक बूस्ट, कि अपनी इकोनॉमी वो बूस्ट करेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसा इकोनॉमिस्ट मानते हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि अगर अपन इस OBOR के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो अपनी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और जो सेकंड जो सबसे बड़ा रीज़न है वो कि अपना जो यूरोशिया है, यूरोप और एशिया के साथ जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ेगा अपना। अपन जो ट्रेड है वो अपन ज़्यादा ट्रेड करेंगे। ठीक है, और फिर इंडिया के अंदर फ़िलहाल व्हाट वी नीड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि अपनी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनेगा। ठीक है, और एक चाइना के साथ ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, जो अभी फ़िलहाल चाइना के साथ अपना जो ट्रस्ट बिल्कुल भी बिल्ड नहीं है। ठीक है, गलवान वैली के अंदर चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर आमने सामने खड़े रहते हैं। ठीक है, इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रखा है। ठीक है, चाइना ने बहुत जगह कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो एक होता है कि भाई दोनों दोस्तों के पास संधि होने के बाद एक ट्रस्ट डेवलप होगा अगर अपन OBOR में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ जो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर है वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, और ये लोग बोलते हैं कि भाई ट्रस्ट बिल ऐसे होगा कि भाई ये लोग बोलते हैं कि भाई जो अपना अरुणाचल प्रदेश है वो इनका ये अपने अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलते हैं। ठीक है, कि ये हमारा है। ठीक है, तो ये दोस्तों इंडिया के जो 4-5 रीजन है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, इंडिया को जो एक इंटीग्रेशन जो यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ जो इंटीग्रेशन होगा, जो ट्रेड है वो बढ़ेगा इंडिया का। ठीक है, दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपन को चाहिए वो उसकी डिमांड मीट होगी। ठीक है, फिर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा चाइना के साथ। ठीक है, और ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया पार्टिसिपेट करेगा तो इंडिया को इनका फ़ायदा होगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस प्रोजेक्ट को डिफ़िकल्टी क्या है। ठीक है, कि अगर डिफ़िकल्टी क्या है, रिस्क क्या है कि अगर ये प्रोजेक्ट करे तो। ठीक है दोस्तों, तो डिफ़िकल्टी ये है कि भाई सबसे बड़ा इनका जो मेन रीज़न है कि ये लोगों का दोस्तों साउथ चाइना सी के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, अब डिस्प्यूट कैसे मैं आपको इसका जो साउथ चाइना के अंदर जो डिस्प्यूट है, ठीक है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये देखो ये साउथ चाइना सी है। ठीक है, तो अपने साउथ चाइना सी के अंदर वियतनाम है, फिलीपींस है, इधर अपना मलेशिया आ गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और जो ये वाला रीजन है वो ऑयल और गैस रिजर्व का सबसे बड़ा भंडार है। ऑयल और गैस रिजर्व का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, तो ये लोग भी बोलते हैं कि हमारा साउथ चाइना सी पे हक है। ये लोग भी बोलते हैं कि भाई हमारा भी इस पे हक है। ठीक है, और ये लोग भी बोलते हैं हमारा इस पे हक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2-3 चीज़ें जो जहाँ विवाद चल रहे हैं, ठीक है, चाइना का इन कंट्री से जो विवाद चल रहा है, वो पहला है पार्सल आइलैंड। ठीक है, पार्सल आइलैंड बेसिकली दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये दोस्तों ये पार्सल आइलैंड है। ठीक है, तो इसके ऊपर चाइना का विवाद चल रहा है। चाइना बोल रहा है कि हमारा है। ठीक है, जबकि फिलीपींस बोल रहा है कि हमारा है। ठीक है, और दोस्तों इनका जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो विवाद चल रहा है वो इनका है दोस्तों स्पार्टले आइलैंड पे। ठीक है, तो मलेशिया बोल रहा है कि ये आइलैंड हमारा है। ठीक है, बट चाइना बोल रहा है कि ये आइलैंड हमारा है। ठीक है, और ऐसे इनका विवाद चल रहा है। जापान में एक सेंकाकू आइलैंड है। सेंकाकू जापान में कौन सा आइलैंड दोस्तों? जापान में है
देखो जापान में एक सेंकाकू आइलैंड है, ठीक है, तो वहाँ विवाद चल रहा है। और चाइना साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, ठीक है, वहाँ पे अपनी मिलिट्री लगा रहा है और नए नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बना रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो उसको देखते हुए फिलीपींस मलेशिया ने भी क्या किया कि अपने जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे इन्होंने मिलिट्री लगा दी है, वहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। चाइना की एक बहुत बड़ी मेजर जो पार्ट है मिलिट्री का, स्पेशली नेवी का, वो यहीं पे ही है। वहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखे हैं, ठीक है, और वहाँ पर खड़ी हुई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये इनके डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ठीक है। तो अपन चलते हैं पीछे। तो दोस्तों अगर यहाँ से इनकी शिप आती है, मैं कलर दूसरा लेता हूँ, यहाँ से दोस्तों इनकी शिप आती है, ठीक है, वो मलेशिया होते हुए ये अपने स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए ये यहाँ रुकेगी, फिर आगे रुकेगी। तो इसमें दिक्कत क्या है कि जो ये वाला रीजन डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ठीक है, ये सबसे बड़ा इनके लिए दिक्कत दे रहा है, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि ये क्षेत्र हमारा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमारे हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि भाई ये हमारा है। और ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग दोस्तों 9 डैश लाइन है, एक 9 डैश लाइन, ठीक है, ये 9 डैश लाइन को फॉलो करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको उसके बारे में बताता हूँ 9 डैश लाइन कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना स्टेट ऑफ हार्मोज है, उस अपनी शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ हार्मोज कुवैत से आते हुए ये यहाँ पे सार्टर्न आएगा, ये स्टेट ऑफ हार्मोज, ठीक है। ये पाकिस्तान में जो चाइना ने बनाया ग्वादर पोर्ट है, इंडिया ने अभी बना रखा है चाबार पोर्ट है, ठीक है। ये इंडिया ने सही बनाया है, इसलिए बनाया क्योंकि कल को अगर ये लोग अपनी मिलिट्री यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, और इंडिया की जो इंडिया जो ट्रेड करता है, ऑयल ट्रेड करता है, वो सप्लाई काट देंगे लोग, ठीक है। उसके लिए क्या है, ईरान हुआ, इराक हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, ये 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिससे इंडिया मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ हार्मोज इसलिए इम्पोर्टेंट, इसलिए इन्होंने चाबार पोर्ट बनाया, तो ठीक है दोस्तों। और फिर सीपैक लगभग 203,000 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जिनजियांग की कशगर प्रांत से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर चाइना ने बोला है कि वो 46 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट विल, देखो दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, दिस प्रोजेक्ट विल शॉर्टन द रूट ऑफ चाइना एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट बाई 12,000 किलोमीटर। अगर इन्होंने ये वाला कॉरिडोर बना दिया तो इनके लगभग 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बचेगा, ठीक है। तो ये जो मिडिल ईस्ट से जो भी चीज़ इनको चाहिए होंगी, इंपोर्ट करनी होंगी, वो आसानी से इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर द प्रोजेक्ट इंक्लूड बिल्डिंग ऑफ हाईवेज, रेलवेज एज वेल एज पाइपलाइंस। ये लोग हाईवेज भी बनाएंगे, रेलवेज भी बनाएंगे, पाइपलाइंस भी बनाएंगे, ठीक है। अमंग इन सभी 6 के 6 कॉरिडोर्स के अंदर ये यही करेंगे, ठीक है। और एक इकोनॉमिक बेल्ट के अंदर ये क्या करेंगे, नए नए पोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरी चाइना के अंदर, ठीक है, जो चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इस तरफ रहती है, 94% ईस्टर्न साइड रहती है, और वेस्टर्न साइड ऐसे बंजर पड़ी रहती है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, ठीक है। वहाँ पे लगभग सिर्फ 6% पॉपुलेशन रहती है। तो इस मेजर पोर्शन का डेवलपमेंट करने के लिए चाइना ने ये OBOR, ठीक है, ये लिया दोस्तों कि इस वाले प्रांत का डेवलपमेंट हो। मान लो दोस्तों कि कल को अगर इंडिया और चाइना के अंदर वार स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो इनकी जो मैक्सिमम जो मिलिट्री रहती है वो इस वाले एरिया में रहती है। अब इस वाले में एरिया से आते आते यहाँ तक आते तो इनको बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। तो इसी टाइम को कम करने के लिए, ठीक है, इन लोगों ने क्या करा कि भाई इस एरिया के अंदर अपन डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपन इंडस्ट्री लगाएंगे ताकि अपन को ये कोई दिक्कत नहीं हो कि भाई यहाँ से जो भी ट्रेड करें वो ट्रेड आसानी से हो जाए, ठीक है। और आने वाले टाइम में अपन एक मजबूत
टक्कर दे सकें, ठीक है। और इस लाइन को बोलते हैं द ह्यूम लाइन, ठीक है दोस्तों। इस लाइन को बोलते हैं द ह्यूम लाइन, आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है दोस्तों। साउथ चाइना सी का मैंने आपको बता दिया कि भाई फिलीपींस का क्या है, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, फिलीपींस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चाइना के ख़िलाफ़ केस भी किया है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग केस किया है कि भाई ये जो हमारा हिस्सा है वो हमारा है, और वहाँ पे फिलीपींस जीत भी गया, ठीक है। उसके बावजूद भी, ठीक है, चाइना ये क्लेम करता है कि हमारा साउथ चाइना के अंदर 9 डैश लाइन तक हमारा हिस्सा है, ठीक है। और वियतनाम ये बोल रहा है कि भाई 1700 से लेके, ठीक है, हम इस एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। इस एरिया को हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। मतलब यूनिक्लॉज का हिस्सा होने के बावजूद भी, ठीक है, ये लोग उसका कोई बात नहीं मान रहे, यूएन की कोई बात नहीं मान रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये स्पार्टली और पार्सल के लिए इनके बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है। और 9 डैश लाइन को ये लोग बोलते हैं कि भाई हमारा 9 डैश लाइन तक हक है, ठीक है। तो इसके बीच में इन्होंने नेवी लगा रखी है फिलीपींस के सामने, और आर्टिफिशियल पोर्ट्स बना रखे हैं, ठीक है दोस्तों। अब इनको इंडिया काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया इनको काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है, पहले मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि ये लोग क्या क्लेम कर रहे हैं। ये लोग दोस्तों क्लेम कर रहे हैं कि जियान हान डायनेस्टी, ठीक है, उनके रिकॉर्ड में मिला है कि भाई 2000 और 4000 ओल्ड पहले चाइना हैज़ लेड टू क्लेम ऑन द साउथ चाइना सी ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड। द 9 डैश लाइन 1947 ड्रैन बाई चाइनीज़ गवर्नमेंट टू क्लेम चाइना सी, साउथ चाइना सी, कि ये 1947 के अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने साउथ चाइना सी को क्लेम करने के लिए 9 डैश लाइन बनाई थी। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया है कि ये एक डिस्प्यूट टेरिटोरियल वाटर अमंग नेशन है, कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर एक टेरिटरी है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। और चाइना फिलीपींस में मैंने को बताया कि उसने केस भी कर दिया है, ठीक है। उसके बावजूद भी, और वो जीतने के बावजूद भी चाइना नहीं मान रहा है, ठीक है। और तो ये मेजर रीज़न है कि भाई इनको इस एरिया में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है। 1 रोड 1 बेल्ट के जो मैरीटाइम, जो स्पेशली इनका मैरीटाइम है, उसमें इनको दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि अगर इन लोगों ने साथ नहीं दिया तो ना ही तो इनके पोर्ट्स बन पाएंगे, ये वहाँ से पास ही नहीं होने देंगे ये लोग, ठीक है। तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों, ठीक है। व्हाट इज़ द आर्गूमेंट अबाउट इट? टेरिटोरियल एंड सोवरेनिटी, चाइना वांट्स द 9 डैश लाइन इम्प्लीमेंटेशन, all other countries want China to withdraw from militarization the area heavily। तो इस एरिया के अंदर इन्होंने मिलिट्री बहुत ज़्यादा लगा रखी है, तो सभी देश बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी मिलिट्री हटाओ यहाँ पे, ठीक है। और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा हिस्सा है 9 डैश लाइन तक, ठीक है। और ये स्पार्टली एंड पार्सल आइलैंड के लिए ये सब लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये हर एक देश की कहानी, चाइना बोल रहा है कि भाई ये हमारी है, ठीक है। वियतनाम बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे 17वीं सेंचुरी से क्लेम कर रहे हैं, हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं। फिलीपींस बोल रहा है हमें स्पार्टली आइलैंड एज द चूज अलॉन्ग द स्कारबोग आइलैंड, कि ये स्कारबोग आइलैंड जो कि फिलीपींस का हिस्सा है, ठीक है, उसके पास में है, तो ये हमारा एरिया है। बेसिकली ये दोस्तों ये बात हो रही है, ये डिस्प्यूट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाला रीजन है ना, ये रिच ऑफ मिनरल्स और ऑयल्स और गैस से है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे इतना सारा डिस्प्यूट हो रहा है, वरना कोई डिस्प्यूट नहीं होता इस वाले एरिया में, ठीक है दोस्तों। अब किस देश ने क्या बना रखा है? वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस। आइलैंड बिल्डिंग इन साउथ चाइना सी एंड कंस्ट्रक्शन ऑन एग्जिस्टिंग आइलैंड हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर डिकेड्स बाय वियतनाम एंड फिलीपींस। Vietnam, Taiwan and the Philippines have all stationed military forces on at least some of their islands। अब चाइना क्या कर रहा है? China entered late but building fast। In last 18 months China has reportedly constructed more new island surface than, इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए दोस्तों, ठीक है। और अपनी मिलिट्री वहाँ पे लगा रखी है अच्छे से, ठीक है। तो चाइना इसको वापस किस लिए चाहता है? डोमिनेट मेजर ट्रेड रूट
फॉर इट्स इम्पोर्टेंट ऑयल फ्लो जापान, क्योंकि इस वाले एरिया से मैक्सिमम जो इम्पोर्ट होता है वो इधर से होता है, ठीक है। और अपने जो इम्पोर्ट है वो जापान तक बढ़ाना चाहते हैं। और ये अगर इस वाले एरिया में अगर इन्होंने अपनी अधिकरण कर लिया तो जितने भी ये क्या है कि डिनाई एक्सेस टू फॉरेन मिलिट्री और ट्रेड शिपमेंट्स वेन एवर दे वांट, स्पेशली यूएसए को इस वाले एरिया में नहीं आने देगा ये लोग, ठीक है। फ्लोर ऑफ साउथ चाइना सी में कंटेन लार्ज, और इस वाले एरिया में लार्ज अमाउंट में ऑयल और नेचुरल रिसोर्स के वो मिलेंगे, ठीक है। अब यूएस का क्या रिस्पॉन्स है? यूएस इसमें क्या रिस्पॉन्ड कर रही है? यूएस इसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर, बल्कि यूएस से उल्टा इन वियतनाम को, मलेशिया को, इन सब को हार्ड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री हार्डवेयर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इनको सपोर्ट कर रहा है यूएस, ठीक है। यूएस चाइना का एंटी, तो वो सपोर्ट करेगा बेसिकली दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है वो इनिशिएटिव लिया है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, उसका उल्टा है स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स, ठीक है। तो इंडिया भी चाइना को जवाब दे रही है हर जगह पे, जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई इन्होंने चाबर पोर्ट बनाया, गवादर पोर्ट पाकिस्तान में है, चाबर पोर्ट इंडिया में है, ठीक है। और ऐसे ही श्रीलंका में भी, ऐसे ही मालदीव में भी बनाया इन्होंने, ठीक है। और ऐसे पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में भी अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता है, वहाँ पे ये लोग अपनी आर्मी एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। और इंडिया ने अफ़गानिस्तान में सलमा डैम बनाया दोस्तों, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट बनाया, लगभग 300 मिलियन अभी इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। और ईरान में भी इंडिया लगभग 20 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया भी अपने धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये OBOR की फुल स्टोरी है, ठीक है। अब यूएस से भी एक इसको काउंटर करने के लिए एक नया प्लान लेके आया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि यूएस से ऐसे क्या लेके आया है। तो दोस्तों यूएस से लेके आया है ब्लू डॉट नेटवर्क, ठीक है, ब्लू डॉट नेटवर्क। तो दोस्तों यूएस से जो लेके आया है वो लेके आया है ब्लू डॉट नेटवर्क लेके आया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये लोग क्या करेंगे, चाइना बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी हैज़ न्यू कंपिटिटर, कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी है उसका नया कंपिटिटर है ब्लू डॉट नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। अब ये लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये लोग जैसे मान लो कि चाइना ईरान में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, मान लो ईरान में 4 बिलियन इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, ईरान के पास पहुंच जाएंगे और ईरान को बोलेंगे कि आप जो 400 बिलियन में कर रहे हो वही काम हम आपके 200 मिलियन में कर देंगे, 400 मिलियन में कर रहे हो वही काम आपके 200 मिलियन में कर देंगे, ठीक है। बट और ये लोग पहले उस एरिया का सर्वे करेंगे, वहाँ की जहाँ पे पोर्ट बना रहे हैं कि वहाँ कितना रेवेन्यू होगा, ठीक है, वहाँ पे काम चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, और क्या आप वहाँ सर्वाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बेसिकली ये पब्लिक डोमेन के अंदर सब कुछ रखेंगे, एकदम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मन में अगर अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे, नहीं। चाइना की जो कंडीशन है, चाइना क्या करता है कि हर एक कंट्री के अंदर मन में आता उतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, बिना कोई कमर्शियल वायबिलिटी होने के बावजूद भी, ठीक है। बाद में ज़मीन रेंट पे दे देते हो उसको, ठीक है। और जैसे कि हमन टोटा पोर्ट पे किया है, ठीक है। सेम थिंग विल बी हैपन इन अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ में भी, जो कि लो डेवलप कंट्रीज़ हैं और जहाँ पे चाइना इन्वेस्ट करने जा रही है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, ये लोग ऐसे पैसे नहीं देते हैं। ये लोग पहले उस एरिया की एक कमर्शियल वायबल देखते हैं कि भाई क्या अपन उस एरिया में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या वो पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे, और पैसे आएंगे तो अपन वहाँ पे कितना अमाउंट अपन उस पर इन्वेस्ट करें, ठीक, उसके हिसाब से देखते हैं। ये लोग कमर्शियल वायबिलिटी देखते हैं और पब्लिक को बताते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इतना होगा। और अगर जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो अगर राज़ी हो जाते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो ये बेसिकली ब्लू डॉट नेटवर्क एक मतलब एक सिस्टम है कि भाई ये हर जगह को रेटिंग देता है, मिचेलिन गाइड, जैसे कि नहीं था कि 5 स्टार 2 स्टार 3 स्टार स्पेशल रेस्टोरेंट में, ये फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है, कि ये वहाँ के उस एरिया का सर्वे करता है फ्री के अंदर, ठीक है।
और लोगों के प्रति ट्रांसपेरेंसी होती है पब्लिक के प्रति। पब्लिक को बताता है कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ की ये ट्रांसपेरेंसी भाई, यहाँ पे इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। और चाइना क्या करता है, चाइना डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, वहाँ की पब्लिक को नहीं बताएगा कि भाई कितना रेवेन्यू होगा कितना नहीं होगा। और इससे फ़ायदा ये है कि अगर आप पब्लिक को बताते हो तो आप कल को अगर आपकी गवर्नमेंट बुरा काम करने जा रहे हैं तो आप अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हो कि ये काम नहीं करना है, इससे अपने कंट्री को नुकसान होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये ब्लू डॉट नेटवर्क में दोस्तों जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन तीनों ने इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए किया है, ठीक है। अब ब्लू डॉट नेटवर्क क्या करते हैं कि ये लोग रिसर्च करते हैं फ्री में, पब्लिक डोमेन में रखते हैं, कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा वो सब मैं बताते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखते हैं एकदम, ठीक है। और इनका अब आप बोलोगे भाई लोग ब्लू डॉट नेटवर्क के पास क्यों आएँ और OBOR के पास क्यों ना जाएँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ी रीज़न ये है कि भाई ये लोग आपको जो काम करवा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में काम करवा रहे हैं, ठीक है। इनके पास सॉफ्ट पावर है, ठीक है। ये आपको किसी की डेप्थ ट्रैप में नहीं फंसा रहे हैं, जो कि चाइना का जो काम है वो क्या करता है कि हर कंट्री को डेप्थ ट्रैप में फंसा देता है, जो कि डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप कंट्री है, उसको मन में चाहे उतना पैसा देके उसको डेप्थ ट्रैप में फंसा देता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पार्टीज़ हैं, जो ब्लू डॉट नेटवर्क के जो पार्टीज़ हैं वो USA ओवरसीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन दोस्तों, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड है, और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, ठीक है दोस्तों। अब ये है कि व्हाट इज़ द ब्लू डॉट नेटवर्क, ठीक है, ये दोस्तों आप स्क्रीन के सामने है कि व्हाट इज़ द ब्लू डॉट नेटवर्क। Led by US International Development Finance Corporation, Blue Dot Network has jointly launched by USA, जापान बैंक ऑफ, ये वही दोस्तों मैंने बताया कि भाई ये इनके 3-4 पार्टीज़ हैं, ठीक है। पहले पार्टी है USA ओवरसीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरी है जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और तीसरी है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर ट्रेड्स, ठीक है। तो ये इन्होंने एशियान समिट हुई थी, उस समिट में मिलकर इन्होंने इन लोगों ने बनाया था, ठीक है, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है दोस्तों। ये सब लिखा हुआ है, ये द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है कि व्हाट इज़ द ब्लू डॉट नेटवर्क ऑन द टेबल ड्यूरिंग ट्रम्प विजिट टू इंडिया, कि ये एक्सप्लेन किया गया है कि भाई एक चाइना का काउंटिंग पार्टनर आ गया है जो कि अमेरिका है, जो कि अपना एक नया इनिशिएटिव लेके आया है, ठीक है, कि आप लोग हमारे साथ ये करो। तो दोस्तों आप बताओ कि भाई अपन को किसके साथ जाना चाहिए, OBOR या फिर ब्लू डॉट नेटवर्क। USA ब्लू डॉट नेटवर्क टू काउंटर चाइना BRI, ठीक है, ये नई न्यूज़ की हेडलाइंस है, ठीक है। इनके ये भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, नए पोर्ट्स बनाएंगे, सेम काम वही करेंगे, बट वो है कि भाई ये लोग वहाँ की पब्लिक को पूरा बताएंगे, प्राइवेट फंडर्स को प्लेयर्स को बोलेंगे आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये लोग कभी भी किसी भी कंट्री को मतलब पोर्ट को या फिर किसी भी ज़मीन को लीज यूज़ पे नहीं लेंगे, ये लोग बोलेंगे हम इन्वेस्ट करेंगे, और जो हम अमाउंट जो आपको इंटरेस्ट रेट लेंगे वो बहुत ही मिनिमम रेट लेंगे इंटरेस्ट रेट, ठीक है दोस्तों। ये थी दोस्तों वन रोड वन बेल्ट की पूरी कहानी, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम दोबारा मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। ये कुछ हेडलाइंस है, आप देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।